नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपका अपना यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल अलायंस में। राजनीतिक चिंतन का जो सीरीज चल रहा था, इस सीरीज में आज हम लोग दूसरा जो सीरीज है उसको हम देखेंगे, जिसमें से 25 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न इस सीरीज का जो 26 नंबर का है। निम्नलिखित राजनीतिक विचारकों का जन्म वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम में व्यवस्थित करें। ये प्रश्न है। इसको लगभग 5 राजनीतिक विचारक दिए गए हैं। उनको जन्म के आधार पे उनको सही अनुक्रम में यानी कि बढ़ते अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें देखना कि सबसे पहले कौन से विचारक आए। तो हम जानते हैं कि इसमें अगर प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में इस तरीके से अगर डिवाइड किया जाए तो अरस्तु जो है सबसे प्राचीन काल का जो विचारक आ जाएगा। इसका जन्म लगभग हुआ था 384 ईसा पूर्व में। ध्यान रहे, ये ईसा पूर्व माना जाता है। उसके बाद से जो जन्म हुआ था मैकियावेली का 1469 में। ये 1469 में इसका जन्म हुआ था। उसके बाद से हाब्स जो है, हाब्स का जन्म हुआ था लगभग 1588 में। उसके बाद से लॉक का जन्म हुआ था 1632 में। और फिर अंत में रूसो का जन्म हुआ था, ये लगभग 1712 में। रूसो का जन्म हुआ था 1712 में। ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो पहले नंबर पे अरस्तु आ जाएगा, तो 4, फिर मैकियावेली 2, फिर हाब्स 5, फिर लॉक आ जाएगा 1632 में 3, और फिर रूसो जो पहले नंबर पर है। तो इस तरीके से हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को देखते हैं। पॉलिटिक्स की निम्नलिखित पुस्तकों में से किसमें अरस्तु ने दास प्रथा को न्यायोचित ठहराया है। अरस्तु ने, देखिए यहाँ पे जो अरस्तु ने दास प्रथा को न्यायोचित ठहराया है, तो इन्होंने अरस्तु का सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो पॉलिटिक्स है। और पॉलिटिक्स के कई खंड हैं, तो उसमें से किस पुस्तक में दास प्रथा को न्यायोचित ठहराया है कि दास प्रथा उचित है, ये समाज के लिए, राज्य के लिए और राजा के लिए भी, और खुद दास के लिए भी दास प्रथा उचित है। तो किस पुस्तक में इन्होंने जिक्र किया है। तो इसका जो है बुक नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, दासता को न्यायोचित ठहराने के क्रम में अरस्तु कहता है कि, अब देखिए अभी इसके पहले हम लोग पढ़े हैं कि अरस्तु ने दास प्रथा को उचित बताया है, न्यायोचित ठहराया है। तो अगर ये न्यायोचित ठहराया है तो इसके पीछे अरस्तु ने क्या तर्क दिया है उसको देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे है, जन्म से ही कुछ व्यक्ति दासता के लिए और अन्य शासन के लिए निर्दिष्ट होते हैं। तो इस तरीके से अरस्तु ने ये बताया है। तो इसका मतलब ये है, जो पहला कथन है ये सही है, क्योंकि उन्होंने बताया है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जन्म से ही दास के लिए ही बनाए जाते हैं, ये दास से ही बन जाते हैं, जो बुद्धि में, विवेक में बहुत कम होते हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बुद्धि में बहुत उच्च होते हैं, विवेकी होते हैं, वो दास नहीं बल्कि वो स्वामी बनते हैं। दूसरा कथन है कि वे प्रकृति द्वारा स्वयं के दिमाग से कार्य करने के लिए क्षमता, दूरदर्शिता, आत्मनिर्भरता और सद्गुण वाले जीवन से अभिष्ट व्यक्ति होते हैं। तो ये भी हमारा सही कथन हो जाएगा। उनमें यानी कि दास में, उनमें विवेकपूर्ण ढंग से स्वयं के कर्तव्यों के निर्वहन की क्षमता होती है। ठीक है। तो इस तरीके से ये भी कथन सही हो सकता है। और है भी, वे बिना बुद्धि उपयोग करने की क्षमता वाली मशीन है। नहीं, इस तरीके से किसी मशीन का जिक्र अरस्तु ने नहीं किया है। तो इस तरीके से जो पहला है, दूसरा है और तीसरा है, यह कथन सही हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन में, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न में सूचियों का मिलान करना है। तो एक तरफ एक सूची में यानी कि पहले सूची में चिंतक दिए गए हैं और दूसरे सूची में विचार दिए गए हैं, यानी कि इन चिंतकों के क्या विचार हैं। तो जो है पहला है हाफ्स। तो हाफ्स को अगर देखा जाए तो ये निरंकुश राजतंत्र का समर्थक था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 4। लॉक को अगर देखा जाए तो संवैधानिक शासन है। ये सीमित शासन, संवैधानिक शासन यानी कि नियम के अनुसार जो राजा शासन करेगा वो राजा सीमित हो जाएगा, वो राज्य थोड़ा सीमित शासन करेगा व्यक्तियों के ऊपर। तो अर्थात इसे कानून का शासन या सीमित शासन भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो अगला है रूसो को लोकप्रिय संप्रभुता बोलते हैं। ठीक है। और जॉन स्टुअर्ट मिल आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दिया था। तो इस तरीके से हो जाएगा 4 3 2 1। तो इसके हिसाब से हमारा जो राइट प्रश्न होगा इसका उत्तर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने असमानता को नैसर्गिक असमानता एवं परंपरागत असमानता के रूप में चिन्हित किया है। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि किसने नैसर्गिक असमानता और परंपरागत असमानता को चिन्हित किया है। तो किसने किया है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा जे रूसो। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ए डिस्कोर्स ऑन द मोरल इफेक्ट्स ऑफ द आर्ट एंड साइंसेस, ए डिस्कोर्स ऑन द मोरल इफेक्ट ऑफ द आर्ट्स एंड साइंसेज शीर्षक से शोध पत्र लिखा था। तो देखिए ऑप्शन दिया है दांते, ये तो नहीं हो सकता है। सेंट थॉमस एक्विनास से भी इस तरीके से कोई निबंध नहीं लिखे। जॉन लॉक ने इस तरीके से निबंध नहीं लिखा है, बल्कि वो टू टीचरशिप गवर्नमेंट पे जो व्यक्तियों के ऊपर जो निबंध लिखा है वो है। और ये डिस्कोर्सेस ऑन द मोरल इफेक्ट ऑफ द आर्ट्स एंड साइंसेस ये जीन जैकस रूसो का ये लिखा गया निबंध है या शोध पत्र है। जीन, इसका पूरा नाम है जीन जैकस रूसो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लैक स्किन वाइट मास्क के लेखक कौन है। देखिए ब्लैक स्किन वाइट मास्क के लेखक कौन है, ये लेखक कौन पूछ रहा है। तो हन्ना आरेंट ऑप्शन दिया है, फ्रांस फैनन ऑप्शन दिया है, मैरी वुल्स्टन क्राफ्ट और मार्कस ग्रेवेग ये दिए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस फैनन। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस फैनन, क्योंकि फ्रांस फैनन का ही ये ब्लैक स्किन एंड वाइट मास्क ये पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने विश्वास आश्रित न्यास फिडुलियरी ट्रस्ट की अवधारणा प्रदान की है। निम्नलिखित में किसने विश्वास आश्रित न्याय की अवधारणा प्रदान किया गया है, जिसे फिडुशियरी ट्रस्ट नाम से जाना जाता है। तो ये दिया है, तो इसका हाफ्स दिया है, लॉक दिया है, जॉन रॉल्स दिया है, जॉन स्टुअर्ट मिल दिया है। देखिए जो मिल है ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, हाफ्स भी नहीं हो सकता है, जॉन रॉल्स भी नहीं हो सकता है। तो विश्वास आश्रित जो है वो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जॉन लॉक, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 34 नंबर पर, कार्ल पॉपर ने किसकी ऐतिहासिकता की आलोचना की। कार्ल पॉपर ने किसकी ऐतिहासिकता की आलोचना की है। तो प्लेटो और अरस्तु ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी है प्लेटो और हीगल। ऑप्शन नंबर सी है प्लेटो और मैकियावेली। बी है मैकियावेली और मार्क्स।
देखिए मार्क्स, मैकियावेली और मार्क्स का तो आलोचना किया ही नहीं है, तो इसमें भी मैकियावेली है, इसमें भी मैकियावेली है, तो न तो ये हो जाएगा न तो ये हो जाएगा। अरस्तू का तो बिल्कुल नहीं किया है, अरस्तू का भी नहीं किया है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो ये प्लेटो और हीगल का राइट आंसर हो जाएगा, प्लेटो और हीगल अर्थात ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ईमाइल का लेखक कौन है? ईमाइल का लेखक कौन है? ईमाइल का जो लेखक कौन है, तो दिया है हाफ्स, लॉक, रूसो और प्लेटो, ये चार ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी, रूसो। रूसो का ईमाइल का लेखक यानी कि रूसो ने ईमाइल नामक ग्रंथ लिखा है। जो ईमाइल है ये रूसो का है। अगले प्रश्न को चलते हैं। सभी राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, किसका कथन है? देखिए सभी राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। देखिए ये बंदूक की नली से निकलने वाला जो शक्ति की अवधारणा जी ने बताया है और जो कथन दिया था, ये चीन का जो शासक है माओ त्से तुंग, इसका ये हो जाएगा। इसका नाम जो है माओ जेदांग भी बोला जाता है और माओ त्से तुंग। माओ जेदांग का मतलब है ऐसे माओ जे दांग, माओ जेदांग इसका नाम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, बंदूक की नली से निकलती है जो राजनीतिक शक्ति, ये माओ जेदांग ने कहा था इस तरीके का कथन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें कन्फ्यूशियस द्वारा नहीं लिखी गई है? देखिए जो कन्फ्यूशियस है ये चीन के विद्वान माने जाते हैं, चीनी ये विद्वान है। तो ये कौन सी पुस्तक के चीनी विद्वान जो कन्फ्यूशियस है इसके द्वारा नहीं लिखी गई है? तो देखिए लिखा है कि बुक्स ऑफ चैलेंज, बुक्स ऑफ चैलेंज, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। बुक्स ऑफ एनिमल्स, बुक्स ऑफ एनिमल्स ये इसका ग्रंथ है। बुक्स ऑफ सॉन्ग्स, बुक्स ऑफ सॉन्ग से संबंधित कोई ग्रंथ नहीं लिखा है। बुक्स ऑफ समर्स एंड विंटर्स, ये सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4। तो देखते हैं ऑप्शन में 2 और 4, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जॉन रॉल्स निम्नलिखित में से किन में विश्वास रखते हैं? जो जॉन रॉल्स हैं ये किन में विश्वास रखते हैं? अंतर सिद्धांत, हकदारी सिद्धांत, समतावाद, इसको समतावाद बोला जाता है, समतावाद, स्वेच्छा तंत्रवाद। देखा जाए जो जॉन रॉल्स थे ये अंतर सिद्धांत से संबंधित विश्वास करते थे और जो समतावाद भी विश्वास करते थे। हकदारी बिल्कुल नहीं, स्वेच्छा तंत्रवाद बिल्कुल नहीं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 1 भी सही है और 3 भी सही है। तो इसको देखते हैं ऑप्शन में कि 1 और 3 दिया है कि नहीं दिया है, तो वही सही हो जाएगा। तो जो दिया है निम्न से कौन सा उत्तर है उसका चयन कीजिए। 1 और 3 बोले थे तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है जो 1 और 3 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 अर्थात ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्लेटो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यहाँ पे पूछा है सही है। देखिए प्लेटो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला है उसने एथेंस में प्रसिद्ध स्कूल अकादमी की स्थापना की थी, सही है, इन्होंने अकादमी की स्थापना की थी। उसने द लाज नामक पुस्तक की रचना की थी, तो द लाज उसी का ग्रंथ है। प्लेटो की शिक्षा योजना का आधार उसका न्याय सिद्धांत है, ये भी सही है, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। प्लेटो सुकरात के इस कथन का समर्थक नहीं है कि सद्गुण ही ज्ञान है, नहीं, बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2। देखिए जो सद्गुण ही ज्ञान है ये सुकरात ने बोला था सद्गुण ही ज्ञान है और इस कथन से प्लेटो सहमत था, ठीक है।
तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 1 और 2 और 3, अर्थात तीनों 1 2 3 तीनों कथन सही है। देखते हैं उत्तर में 1 और 2 और 3 दिया है किसमें, तो ये दिया है 1 2 और 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्लेटो के निम्नलिखित मूल पाठकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। प्लेटो के निम्नलिखित मूल पाठकों, जो मूल पाठ है उसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है पहले क्षमा अर्थात अपोलॉजी। देखिए अपोलॉजी प्लेटो का एक ग्रंथ है जो संवाद शैली में भी है, इसको बोला जाता है संवाद शैली। संवाद शैली में गणराज्य अर्थात रिपब्लिक भी इसका ग्रंथ है, ये भी इसका ग्रंथ है। ठीक है, तो इसको आरोही क्रम में भी व्यवस्थित करना, तभी देख लिया जाएगा। विध यानी कि द लाज, ये सबसे लास्ट में लिखा था, स्टेटमेंट भी लास्ट में लिखा था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे लास्ट में तो हम जानते हैं लाज लज लिखा था, तो पहले नंबर पे इसका जो हो जाएगा ये क्षमा अर्थात एपोलॉजी, ये पहले नंबर पे हो जाएगा एपोलॉजी। दूसरे पे हो जाएगा गणराज्य अर्थात रिपब्लिक, और तीसरे नंबर पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्टेटमेंट, ये हो जाएगा स्टेटमेंट, और चौथे नंबर पे हो जाएगा द लाज। तो इसके हिसाब से 1 2 4 3 अर्थात 1 2 4 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला जो प्रश्न है वो कथन से संबंधित है, तो इसमें जो पूछ रहा है कि उपरोक्त कथनों में से उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों से उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। अब नीचे विकल्प दिया होगा, लेकिन पहले हम लोग कथन पढ़ लें। हाफ्स का दायित्व सिद्धांत शारीरिक है क्योंकि प्रजा संप्रभु की आज्ञा का पालन दंड के डर से करती है। हाफ्स का दायित्व सिद्धांत शारीरिक है क्योंकि देखो ये प्रजा जो है आज्ञा पालन दंड के डर से करती है, तो ये सही है, तो ये कथन सही है। हाफ्स के अनुसार ये कथन सही है बिल्कुल, क्योंकि हाफ्स के अनुसार व्यक्ति ये निरंकुश राजतंत्र का समर्थक था, यानी कि राजा को निरंकुश होना चाहिए, सारे जनता के व्यक्तियों के सारे अधिकार संप्रभुता राजा यानी कि सम्राट खुद ले लिया था और उनके डर से पालन किया जाता था। हाफ्स के प्रकृति के नियम स्वहित के विवेकपूर्ण अनुसरण के बारे में सलाह मात्र नहीं थे, बल्कि ये नैतिक नियम थे जो कर्तव्यों का विधान करते थे, और ये अनिवार्य थे क्योंकि उसकी आज्ञा ईश्वर द्वारा की जाती थी। तो ये भी कथन सही हो जाएगा। तो अगर देखा जाए ऑप्शन में, तो पहला कथन दूसरा कथन दोनों सही है, तो कथन ए और कथन दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मार्क्स से संबंधित नहीं है? कौन सा सिद्धांत मार्क्स से संबंधित नहीं है? तो अलगाव का सिद्धांत मार्क्स से संबंधित बिल्कुल है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी है, और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही भी उसी का सिद्धांत है। अलग देखिए अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो होता है, ये पूंजीपति ने जो वस्तु का निर्माण फैक्ट्रियों में कंपनियों में करते हैं, तो उसके लागत से कुछ अधिक पे मूल्य बाज़ार में निर्धारित करते हैं, तो जो कुछ वस्तु का जो भी कुछ बाज़ार मूल्य का जो बचता है मार्क्स के अनुसार वो मजदूरों का होना चाहिए, लेकिन जो अतिरिक्त मूल्य बचता है वो मालिक अर्थात पूंजीपति अपने पास रख लेता है और इनको नहीं देता है, तो यही होता है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो बचता। सर्वहारा की तानाशाही, तो सर्वहारा वर्ग का मतलब ये जो मजदूर वर्ग है इनकी तानाशाही का जो वो चीज़ बताया है, तो इसमें परिवार निजी संपत्ति और राज्य का उद्भव, इसके बारे में इन्होंने चर्चा नहीं किया है। परिवार निजी संपत्ति और राज्य का उद्भव के बारे में ये इससे संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि जीवन एक शक्ति के बाद दूसरी शक्ति पाने की सतत एवं बेचैन इच्छा है और अंत मृत्यु के साथ ही होता है? तो ये जो है ये इसका अरस्तु, मैकियावेली, रूसो है, हाफ्स है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाफ्स अर्थात ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस चिंतक ने द आर्ट ऑफ वार लिखा है? ये लिखा है यहाँ पे लिखी है नहीं बल्कि लिखा है होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि इसमें से जितने भी ये दिया गया है ये सब के सब पुरुष हैं, स्त्री नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने द आर्ट ऑफ वार लिखा है? यहाँ पे दिया है ऑप्शन मैकियावेली, माओ तो बिल्कुल नहीं है, देखिए हाउस भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी हिंसा न केवल भेदक होती है, क्रांतिकारी हिंसा न केवल भेदक होती है बल्कि उपनिवेश प्रजा को स्वयं के पुनर्निर्माण का अवसर भी प्रदान करती है। ये किसका कथन है? तो ये अगर देखा जाए तो अन्ना आरेंट बिल्कुल नहीं है, फ्रंट फैनन का ये राइट आंसर हो जाएगा। मैकियावेली होगा नहीं, हाफ्स भी होगा नहीं, ये फ्रंट फैनन ये इसका जो कथन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नौकरशाही को राज्य की चेतना मानता है? निम्नलिखित में से कौन नौकरशाही को राज्य की चेतना मानता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नौकरशाही को राज्य की चेतना जो है मार्क्स दिया है, लेनिन दिया है, मिलीबैंड दिया है, पोलांचस दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मार्क्स, क्योंकि मार्क्स ने नौकरशाही को राज्य की चेतना माना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन पहलुओं का बचाव जे.एस. मिल द्वारा किया गया? किन पहलुओं का बचाव जे.एस. मिल द्वारा किया गया था? वो पहलू दिखाई यहाँ पे दिया गया है। महिलाओं के अधिकार जो है, महिलाओं के अधिकार है, बेंथम का समग्र उपयोगितावाद है, विवाहित महिला संपत्ति विधेयक है, पितृसत्तात्मकता है, ठीक है। तो देखिए जो जे.एस. मिल हैं ये महिलाओं के लिए अधिकार के बारे में ये इनका है, इन्हीं का कथन है, इन्हीं के बचाव के लिए कहा गया है कि महिलाओं के अधिकार के बचाव के लिए क्या कहे थे। बेंथम का समग्र उपयोगितावाद, देखिए समग्र उपयोगितावाद की चर्चा नहीं करते हैं। विवाहित महिला संपत्ति विधेयक, देखिए इसकी भी चर्चा करते हैं बचाव के लिए। पितृसत्तात्मक ये भी नहीं है, तो इसका हो जाएगा 1 और 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखते हैं 1 और 3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीगल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? देखिए हीगल जो है, हीगल के संबंध में बताना है और कौन से कथन इसका सही है। तो ऊपर में हीगल के कुछ कथन दिए गए हैं, तो इसमें देखना है कि हीगल के कथन कौन सही है। तो राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अग्रसर होता है, अर्थात राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये इसका कथन सही है। ये राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है या फिर अग्रसर है, एक ही मतलब हुआ। तो जो पहला कथन है सही है। हीगल महिलाओं को कमतर मानते थे, उनका मानना था कि महिलाओं की तार्किक क्षमता कम होती है, ये भी सही है। हीगल ने सीड सोसाइटी की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। हीगल का विश्वास युद्ध में नहीं है, नहीं ये युद्ध में मानता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1 और 2। तो 1 और 2 जो दिया गया है वो देखते हैं किस में है, 1 और 2, अर्थात इसका राइट ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सूची 1 है और सूची 2 है, तो इन दोनों सूचियों को सुमेलित करना है। तो यहाँ पर हम लोग सुमेलित करते हैं। एक जो पहले सूची में दिया है पुस्तक का नाम दिया है, और दूसरी सूची में उस पुस्तक के जो रचनाकार हैं उन लोगों का नाम दिया है। तो देखते हैं कौन सी पुस्तक का रचना कौन किया है। ब्यूरोक्रेटिक टेरर, ये दिया है कि ब्यूरोक्रेटिक टेरर, तो जो ब्यूरोक्रेटिक टेरर के जो रचनाकार हैं वो हन्ना आरेंट, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। कल्चरल रिवोल्यूशन, कल्चरल रिवोल्यूशन जो है ये हो जाएगा माओ से तुंग,
सांस्कृतिक क्रांति इसको बोला जाता है। तो सांस्कृतिक क्रांति के जो रचनाकार हैं या फिर जो विचारधारक हैं, इनको माना था माओ से तुंग को। अपार्थिड, जो अपार्थिड है वो फ्रांट फैनन का है, अपार्थिड फ्रांट फैनन का है। एलेगोरी ऑफ केव्स, एलेगोरी ऑफ केव्स जो है प्लेटो के हैं। तो इस तरीके से जो हमारा जो बन रहा है 4 3 1 2, तो ए का जो 4 है, बी का 3 है, उसके बाद से 1 है, फिर 2 है। तो ये जो हमारा बन रहा है ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रश्न दिया है हन्ना आरेंट की रचनाओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। यहाँ पे इन रचनाओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो किसकी रचना है? अन्ना आरेंट की है। ठीक है, तो जो दिया है द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियन, द ह्यूमन कंडीशन, ऑन रिवोल्यूशन, ऑन वायलेंस। तो यहाँ पे देखते हैं कि ऑन जो वायलेंस है ये सबसे लास्ट में लिखा गया था, तो चौथे नंबर पे होगा ही होगा। द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म ये पहले नंबर पे है। द ह्यूमन कंडीशन ये दूसरे नंबर पर लिखा गया था। ऑन रिवोल्यूशन ये तीसरे नंबर पर लिखा है। तो इसका जो हो जाएगा 1 2 3 4, ये क्रम से यही हमारा जो जिस क्रम में ये है ऊपर से नीचे के क्रम में, इसी क्रम में रहेगा इसका ग्रंथ। तो देखते हैं इसी क्रम में कोई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज हमारा राजनीतिक चिंतन का जो दूसरा सीरीज था जो 25 प्रश्नों का था, ये आज हम लोगों ने इसका आंसर बता दिए गए हैं, पढ़ लिए गए हैं। इसको एक बार 2 बार 3 बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 25 प्रश्नों को सीरीज लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।